everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इतना जो सब कुछ हमने सीखा, हमने सारे टूल्स को स्टडी किया, हमने पूरी जो टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी में, कैसे हम जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे हम जीन्स को मॉडिफाई मतलब ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करवा देते हैं, चाहे जीन का एडिशन करें चाहे जीन का सब्ट्रैक्शन करें, मतलब हम सारे प्रोसेसेस को समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज वो टाइम आ गया है जब हम ये देखेंगे कि हम इस बायोटेक जो भी हमने लर्न किया, जो भी हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़े, उनको हम अपनी रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम आज डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। ओके, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्या करेंगे बेटा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड। इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर वेरीफाई देने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद ओटीपी से अपना नंबर वेरीफाई कर देंगे। जब ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने खुलेंगे कुछ कोर्सेज और उन कोर्सेज में से आप सिलेक्ट कर लेंगे बेटा आपके लिए साइंस एज वेल एज फॉर नीट के लिए कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपर्स बैच। तो आप 12th क्लास को टिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने खुलेंगे बेटा कुछ कोर्सेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिनका जो परचेज अमाउंट है पूरे के पूरे कोर्स का, वेल रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस डीपीपी प्लस एनोटेटेड पीपीटीज, अमाउंट है बेटा 8,999 रुपीज। बट अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको अवेलेबल हो जाता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको मिलती है बेटा डीपीपी मिल जाएगी, एनोटेटेड पीपीटी मिल जाएंगी, पूरे कोर्स की बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि आप जो एरिया है कितना मतलब वास्ट लेवल पे हम आज बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने इंसुलिन के बारे में सुना है। जो इंसुलिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए वरदान है, कहाँ से आती है वो? दैट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजी। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिजीज कॉज होती है, दैट इज डायबिटीज। तो अब जो इंसुलिन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, दैट इंसुलिन इज यूज्ड फॉर दैट डायबिटीज पेशेंट्स। नंबर 2, और छोटी छोटी बातें हैं जैसे पोलियो ड्रॉप्स है, ठीक है। मान लो हम कोई वैक्सीन देते हैं और वैक्सीन के अंदर हमें पता है कि व्हाट इज प्रेजेंट, वो एक वैक्सीन के अंदर किल्ड डोज है पैथोजन की, है ना, या वीकेंड डोज है। मान लो किसी भी तरह से वो डोज पूरी तरह से वीक नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा भी मान लो अगर असर रह जाए उस पैथोजन के अंदर डिजीज को कॉज करने का, तो दैट कैन बी वेरी रिस्की। तो आज की डेट में हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एडिबल वैक्सीन भी बना चुके हैं। दैट इज एडिबल वैक्सीन बनाना के अंदर क्या डाल दो, उस जीन को डाल दो। कौन सी जीन? जो पैथोजन के पास है, जो हमें नुकसान कर सकती है, तो उस एडिबल जीन से, उस जीन से हम एडिबल वैक्सीन भी बना सकते हैं। मतलब बॉडी के अंदर जब वो जीन जाएगी, बॉडी फौरन बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगी जैसे एक्शन वैक्सीनेशन का होता है। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो रात के टाइम शाइन करते हैं ड्यू टू ल्यूसीफेरिन जीन, है ना, चमकते हैं रात को। अगर हम वो प्रोटीन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन बनाने वाली जीन को एक्सट्रैक्ट कर लें और प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दें, तो क्या प्लांट्स रात के टाइम शाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम एक तरह से प्लांट्स को एज अ स्ट्रीट लैंप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए आपको कि जो बायोटेक्नोलॉजी है हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या देखने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वैसे देखा जाए ना बेटा कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए,
ठीक है। हम सदियों से, हमें पता है, हम सदियों से, लास्ट चैप्टर में भी हमने समझा, हम बहुत टाइम से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते आए हैं। माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम यूज़ करते आए हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम देखेंगे बेटा एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। हम एग्रीकल्चर के अंदर आज हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना चुके हैं जिनके पास हायर यील्ड है और बिना किसी नुकसान के हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन बना सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इंसुलिन का, ठीक है। डायग्नोस्टिक डिजीजेस को टाइम से पहले अगर हम डायग्नोज कर पाएं तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट भी टाइम से नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ डायग्नोस्टिक फील्ड में, मतलब जैसे हम यूरिन टेस्ट की बात करें, सीमेन टेस्ट की बात करें, ये जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो किस लिए किए जाते हैं बेटा? किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक भी हो सकता है। थेराप्यूटिक्स, बहुत सारी मेडिसिन के ट्रीटमेंट के अंदर हम थेराप्यूटिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आज बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, एलिजा टेस्ट है, पीसीआर है, तो जिनके थ्रू हम डिजीज़ेस को डायग्नोज करके हम उनको प्रॉपरली ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखो बायो रेमेडिएशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा? हमें जो पॉल्यूशन रिड्यूस करना है, ठीक है, पॉल्यूशन कम करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं बेटा? एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको स्ट्रीट लैंप्स की भी बताई। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज हैं जिनके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान से पढ़ते जाएंगे एक एक लाइन एनसीईआरटी की, ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़कर आए हो क्या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceutical मतलब medicines and biologicals using genetically modified microbes। माइक्रोब्स को बेटा हमने मॉडिफाई कर दिया, जैसे कि ई कोलाई को हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया था? ट्रांसजेनिक हम उनको बना रहे हैं, मतलब हम उनकी जीन्स को चेंज कर रहे हैं। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई को यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स बना सकते हैं, एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो कहाँ कहाँ है? तो क्या क्या बोलेंगे आप? दैट इज इन द फील्ड ऑफ थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, डिजीज के डायग्नोस में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ताकि बिना किसी नुकसान के क्रॉप्स की यील्ड भी बढ़ाई जा सके और ह्यूमंस को कोई नुकसान भी ना हो। फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन मतलब पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के हम देखें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। ये है बेटा कुछ एरियाज जहां आज हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है, बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है, बट प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है? जस्ट हम क्या कर रहे हैं? जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, या तो हम जीन्स को ऐड कर रहे हैं या हम जीन्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हमने क्या देखी बेटा? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? हमें बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करवाने हैं। बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करवाने हैं किसके अंदर? इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। यूजुअली एक माइक्रोब हो सकता है या प्योर एंजाइम हो सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर दो, दैट इज कैटालिस्ट, ठीक है। अगर हम बायो कैटालिस्ट बनवा रहे हैं मतलब हम किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो कैटालिस्ट, बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बायो कैटालिस्ट बोल सकते हैं, दैट इज यूजुअली क्या हो सकता है? दैट कैन बी अ माइक्रोब और दैट कैन बी अ प्योर एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करनी है
थ्रू इंजीनियरिंग, ताकि वो जो कैटलिस्ट है वो एक्ट कर सके, वो कैटलिस्ट एक्ट कर सके। हमें पता है कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स दे विल वर्क एट ऑप्टिमम कंडीशंस, तो वो ऑप्टिमम कंडीशंस देना भी हमारे इसी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड का एक एरिया है। ठीक है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होता है बेटा? डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस हम हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। डाउनस्ट्रीमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहले प्यूरिफाई करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं हमारी डिजायर्ड जीन को। टू प्यूरिफाई वो वाले प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने लिए हैं, दैट इज अब हम उनको सेपरेट करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे, दैट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो ये जो 3 एरियाज है ना, ये हमारी एप्लीकेशन का मेन पार्ट रहते हैं। ठीक है, रिसर्च के फील्ड है। लेट अस नाउ लर्न ह्यूमन बीइंग्स ने किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर लिया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, especially in the field of food production and health, especially in the field of food production and health। देखो 3 क्रिटिकल एरियाज है। नंबर 1, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करवाना है हमें, किस फॉर्म में? इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, जो यूजुअली एक माइक्रोब होगा या क्या होगा, कोई एंजाइम होगा। नंबर 2, हमें उस एंजाइम के लिए, उस कैटलिस्ट के लिए हमें ऑप्टिमल कंडीशंस देनी है। एंड नंबर 3, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से हमें उनको प्यूरिफाई करना है, ताकि हम इनको ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सके। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि 3 ऑप्शंस हैं जो हम सोच सकते हैं फूड को इंक्रीज करने के लिए। फूड प्रोडक्शन, बेसिकली बेटा हमें फूड प्रोडक्शन क्यों चाहिए? हमें फूड प्रोडक्शन क्यों चाहिए? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ ट्रिमेंडस रेट पे, बहुत बड़े अमाउंट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जगह कम है, फूड इतना बन नहीं पा रहा है। तो हमें क्या चाहिए? बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि पहले हम क्या करते थे, फिर हम और क्या अच्छा किया, और फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए, जब हमें लार्ज अमाउंट पे फूड की डिमांड होती है। तो देखो हम पता क्या करते हैं बेटा, फूड प्रोडक्शन को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं? फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड अप्रोच भी हो सकती है आपकी। सबसे पहले तो एग्रोकेमिकल बेस्ड ही है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स का यूज। और केमिकल्स क्या है? केमिकल्स हैं बेटा पेस्टिसाइड्स। केमिकल्स क्या है? पेस्टिसाइड्स। केमिकल्स क्या है? इंसेक्टिसाइड्स। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो पेस्ट को किल कर दे, जो वीड्स को किल कर दे, वीडिसाइड्स। ठीक है, नो डाउट इनसे हम प्रोडक्शन तो बढ़वा लेंगे, है ना, बट व्हाट आर दे आर केमिकल्स। तो ये केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारी वाटर बॉडीज के अंदर जाकर उस वाटर को पल्यूट कर देते हैं, और किसका हिस्सा बन जाते हैं? दे बिकम अ पार्ट ऑफ फूड चेन, और अल्टीमेटली सबसे बड़े कंज्यूमर हमारे अंदर ये जो केमिकल्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं, एंड दे कैन कॉज वेरियस डिजीजेस। ठीक है, तो बहुत नुकसानदायक है। नो डाउट प्रोडक्शन आपने बढ़ा ली, है ना, प्रोडक्शन आपने बढ़ा ली, बट साथ ही साथ वो केमिकल्स अब आपके सिस्टम का पार्ट बनते जा रहे हैं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर पार्ट्स ऑफ फूड चेन, दैट मीन्स accumulated in living organisms। ठीक है, दैट इज एल्गल ब्लूम, बायोमैग्निफिकेशन जैसी कुछ चीजें, मतलब ये केमिकल्स किसको लीड करते हैं? दे कैन लीड टू एल्गल ब्लूम। देयर कैन बी बायोमैग्निफिकेशन। तो बेटा ये सब क्या है? नुकसान है हमारे एग्रोकेमिकल बेस्ड फूड प्रोडक्शन के। फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एग्रीड, बट नुकसान को देखते हुए हमें क्या करना पड़ा? अब आजकल आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑब्सेशन है आजकल लोगों के अंदर, लोग ये चाहते हैं कि
हर चीज़ ऑर्गेनिक है और बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक के नाम पर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेल आउट भी कर देते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। बट बेसिकली व्हाट डज इट मीन? ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि किसी भी हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, बिना किसी केमिकल्स के प्रोडक्शन किया जाए फूड का। जैसे कि बहुत सारी क्रॉप्स अब आजकल क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नुकसान क्या है बेटा? स्लो प्रोडक्शन है ये, इट इज़ अ स्लो प्रोडक्शन, है ना। अब देखो प्रोडक्शन स्लो है, नॉट सफिशिएंट फॉर बढ़ती हुई पॉपुलेशन, नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, फॉर क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो अच्छी चीज, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। फिर अब हमारे पास एक और नया फील्ड है, हम यूज कर रहे हैं आजकल किसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, ठीक है। क्रॉप्स की जीन्स इस तरह से मॉडिफाई कर दो कि ना तो उनको बाहर से किसी इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़े, ना किसी पेस्टिसाइड्स की। जब भी कोई इंसेक्ट आए, जब भी कोई पेस्ट आए, इन अगर क्रॉप्स को खराब करने की कोशिश करे तो वो इनको खाते ही मर जाए। तो हमने क्या कर दिया बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना ली हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? नो हार्म, कोई भी नुकसान नहीं है, और प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ये किसकी बात की हमने? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात की, ठीक है। चलो अब देखो, तो बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? देयर आर 3 ऑप्शंस, कहते हैं कि 3 ऑप्शंस है, ठीक है, दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। कैसे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है? एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ओके, देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। या तो क्या करो, एग्रोकेमिकल्स का यूज करो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर करो, ठीक है। तो एग्रोकेमिकल के अंदर देखो क्या, हम यहाँ पे पेस्ट का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स को। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम बहुत नेचुरल तरीकों से फार्मिंग कर रहे हैं। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हमने यूज किए हैं इस एग्रीकल्चर के अंदर। कौन कौन हो सकते हैं? जीएमओज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी plants, that can be bacteria, fungi, animals, जिनकी जीन्स को हमने क्या कर दिया? छेड़छाड़ कर दी, मैनिपुलेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन्स है, वो हमने मॉडिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। चलो अब देखो, अब हमारे सामने बेटा बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो एक दौर आया था जब हरित क्रांति मतलब एक क्रांति आई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, स्पेशली व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था। दैट वाज द टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा टाइम था बेटा वो? दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ट्रिपल हो गई थी बेटा फूड सप्लाई, बट ट्रिपल होने के बावजूद भी वो फूड सप्लाई जो है सफिशिएंट नहीं थी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए, नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंक्रीज यील्ड कैसे हुई थी? पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, ठीक है। हमने बेटर वेराइटीज के सीड्स को यूज करके क्रॉप्स क्रिएट की थी, बट मेनली ड्यू टू हमारे पास बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी, बेटर हमारे पास क्या थी बेटा? टेक्निक्स थी। एंड द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर्स को हमने यूज किया था, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन यूरिया वाली जो खाद होती है उसको हमने यूज करके हमारा प्रोडक्शन जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था। बट एक मिनट देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा कब की बात है? 20वीं सेंचुरी की बात है। जो वर्ल्ड वाइड ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, नाम याद रखेंगे जीके पर्पज से भी और वैसे भी, दैट इज नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। दैट इज नॉर्मन
अर्नस्ट बर्लो। कौन थे बेटा ये थे आपके वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड हु इज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? आप क्या बोलोगे? एम.एस. स्वामीनाथन। डोंट फॉरगेट देयर नेम। इनका बहुत बड़ा रोल था इस हरित क्रांति के अंदर। 20th सेंचुरी की बात है जब हमने वीट और राइस की बहुत ही हाई यील्डिंग वेराइटीज को डेवलप किया, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज 3 times बट स्टिल इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। क्या यूज किया था हमने इसके अंदर? हमने यूज किया एग्रोकेमिकल्स, हमने बेटर प्रैक्टिसेस यूज की, हमने बेटर टेक्निक्स यूज की, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव बेटा। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इतना कोई आसान नहीं है इतनी हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स को यूज़ करना। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से हम सबके लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। मतलब हर एक जो नॉर्मल फार्मर है ना वो यूज़ नहीं कर सकता था। तो देखो, इट वॉज too expensive. It was very expensive, and further increase in yield with existing variety was not possible using conventional breeding method से sufficient नहीं था, ठीक है। Is there any alternative path कि जो हमारी जेनेटिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से हम मैक्सिमम यील्ड ले सके अपने फील्ड्स में? मतलब एक नॉर्मल फार्मर के लिए हाई वैरायटी के सीड्स यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना, इट्स नॉट मतलब एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो इनका नुकसान भी हो रहा था, ठीक है। तो अब हमने ये सोचना शुरू किया, क्या हम हमारी जेनेटिक्स की जो नॉलेज है, क्या हम उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं हमारे फील्ड्स के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम फर्टिलाइजर्स का यूज कम कर दें, हम केमिकल्स का यूज कम कर दें, सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड? मतलब फर्टिलाइजर्स को हमने क्या देखा, फूड चेन का पार्ट बनते हैं अल्टीमेटली, और हमें क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स क्या थे बेटा? एक तो पॉल्यूशन था, एक तो हमारे पास क्या हो गया, इसका एक्सपेंसिव था, दूसरा क्या था, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का क्या हो रहा था, पॉल्यूशन, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हार्मफुल था ना, हार्मफुल केमिकल्स वर यूज्ड, हार्मफुल केमिकल्स वर यूज्ड, और दूसरा इट वाज नॉट सफिशिएंट। इतनी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी इट वाज नॉट सफिशिएंट नहीं था। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अब जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या यार, आपके पास इतनी जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हो, इतना सब कुछ आप कर चुके हो, तो क्या आपके पास कोई ऐसे तरीके नहीं है जिससे आप अपनी जेनेटिक्स की स्टडी को, जेनेटिक्स को यूज़ कर सको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में? तो हमने बोला, साइंटिस्ट ने बोला, येस वी हैव, राइट, ओके। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, जब हम ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, यस, ओके, हाँ, तो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे लिए निकलता है कि हम क्या करें, जीन्स मॉडिफाई कर दें। तो उसी को यूज़ करके हमने क्या किया, देखो हमने ये किया, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल, जिनकी जीन्स को हम ऑल्टर कर सकें बाय मैनिपुलेशन, छेड़छाड़ करके, इनको बोलते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसा कि वर्ड अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है, जीन्स को मॉडिफाई करके जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या इनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओके। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या क्या है? सबसे पहले देखो, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें एक ऐसी क्रॉप चाहिए जिसके ऊपर जो हीट का या बाहर के जो स्ट्रेसेस होते हैं ना, एनवायरनमेंट के स्ट्रेसेस, उनके लिए टॉलरेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब नॉन लिविंग टाइप ऑफ स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट,
सॉल्ट, हीट, इन सब से रेजिस्टेंस जो है, टॉलरेंस पावर जो है हमारी क्रॉप्स के अंदर वो बढ़ जाए। दूसरी चीज, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हमें केमिकली पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमारी प्रोड्यूस कर दें, ये हमारा एम होना चाहिए। हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल की कटाई के बाद जब फसलें हमारी खराब हो जाती हैं, हमें उस लॉस को भी क्या करना है, कम करना है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए मिनरल यूजेस की, ठीक है, बाय प्लांट्स, और जिससे क्या होता है, अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी जो है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। देन हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो फूड की इन्हेंस हो जाए, जिसका एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस, जिनको हम बोलते हैं बेटा गोल्डन राइस, जिनको क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। येलो येलो से कलर के राइस होते हैं जिनके अंदर विटामिन ए की जो कंटेंट है दैट इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बेटा क्या होगा, आई की डिजीजेस, आई की हेल्थ खराब हो सकती है, जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आइज हो सकता है, बहुत नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो अब उसको दूर करने के लिए हम क्या करें, हमने ऐसे राइस बना दिए कि अगर राइस को यूज किया जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या सोचा, क्या क्या पढ़े, जल्दी से रिवाइज करेंगे। एक तो हमें बेटा टॉलरेंस टू जो रेजिस्टेंस है, we have to make the crops more tolerant to abiotic stresses को टॉलरेट कर सके, नंबर एक। दूसरा हमने देखा हमें फर्टिलाइजर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। नंबर तीन हमने देखा पोस्ट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद के लॉस ना हो हमारी क्रॉप्स को। नंबर फोर हमने देखा मिनरल यूजेस का ज़्यादा यूज़ करें ताकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को हम मेंटेन रख सकें। एंड नंबर फाइव हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की वो हम बढ़ा सकें, ठीक है। चलो, तो गोल्डन राइस की बात आई है तो एक बार गोल्डन राइस की बात भी हम कर लेते हैं। गोल्डन राइस बेटा समवट कुछ येलो से कलर के, येलो के कलर के राइस होते हैं, दीज आर येलो कलर्ड राइस, इस तरह से छोटे छोटे येलो येलो से कलर के राइस हो। जनरली राइस कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। हमने क्या क्रिएट कर दिए, हमने क्रिएट कर दिए बेटा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर है क्या, गोल्डन राइस के अंदर जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना बेटा आयरन और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से देयर कैन बी डिजीजेस, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इस डेफिशिएंसी को दूर करना है। कैसे कर दे, विटामिन ए भी मिल जाए, आयरन भी मिल जाए, तो उसका सोल्यूशन हमने क्या किया है, गोल्डन राइस बनाए हैं। कैसे बनाए, देखो एक जीन होती है बेटा बीटा कैरोटीन, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। ये क्या है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है। तो इस प्रोटीन को बनाने वाली कहीं ना कहीं कोई जीन भी होगी, ठीक है। तो हमने बीटा कैरोटीन क्या है बेटा, एक तरह से प्रिकर्सर है विटामिन ए को बनाने का। विटामिन ए को बनाने से पहले हमें चाहिए प्रो विटामिन ए, ठीक है। प्रो विटामिन ए को जो बनाने वाली प्रोटीन है दैट इज बीटा कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन किसके अंदर मिलती है बेटा, गाजर के अंदर, हमें गाजर के अंदर मिलती है। गाजर का जो कलर होता है दैट इज ड्यू टू दिस कैरोटीन पिगमेंट, वी नो दैट, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, कैरेट्स में जो बीटा कैरोटीन बनाने वाली जो जीन है उससे हम क्या बना देंगे, प्रिकर्सर, मतलब चाहिए हमें विटामिन ए का, दैट इज प्रो विटामिन ए। अब हमने क्या किया, अगर बीटा कैरोटीन को बनाने वाली कोई जीन है तो एक काम करो ना बेटा, इस जीन को कर लो आइसोलेट, जीन को कर लो आइसोलेट, ठीक है। और इस जीन को इंसर्ट कर दो प्लांट में, इंसर्ट इनटू क्रॉप या प्लांट, क्रॉप के अंदर इसको इंसर्ट कर दो। तो जब हम उस क्रॉप को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर बीटा कैरोटीन को प्रिकर्सर आ जाएगा और विटामिन ए की डेफिशिएंसी दैट कैन बी ट्रीटेड, ठीक है। तो हमने यही किया, हमने क्या किया बेटा, जीन ली किसकी, बीटा कैरोटीन की। बीटा कैरोटीन को बनाने वाली, कैरोटीन के स्पेलिंग देखो CAROTENE, कैरोटीन को बनाने वाली हमने क्या ले ली बेटा, जीन। और इस जीन को हमने किस में इंसर्ट कर दिया, राइस के जीनोम में, ठीक है। अब ये जो राइस का जीनोम है जो नेचुरली नहीं प्रेजेंट थी विटामिन ए को बनाने वाली कोई भी जीन ऐसी, बीटा कैरोटीन को बनाने वाली जीन, तो हमने क्या किया, अब राइस के अंदर हमने एक जीन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और जिसकी वजह से अब राइस के अंदर भी उस प्रोटीन को बनाने वाली जीन आ गई, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नाउ इट इज अ जेनेटिकली
मॉडिफाइड, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। और ये राइस कैसे होते हैं? दीज आर येलो कलर के राइस होते हैं, ठीक है। वेरी न्यूट्रिशियस और विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इनका अब हम यूज कर सकते हैं। किसकी बदौलत? बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत, ठीक है। चलो, गोल्डन राइस हमने कर लिया, ओके। और हम क्या कर सकते हैं बेटा? एक सेकेंड, हाँ। In addition to these uses, genetically modified has been used to make tailor-made plants, मतलब हमारी अपनी चॉइस है, to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. कुछ एप्लीकेशन जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो होगी बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम बनाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड हमें एक सेकेंड देख लेने दो। We need to check something else। एक मिनट, मुझे एनसीईआरटी देख लेने दो। हाँ, देखो इसी तरह से ना बेटा हमने क्या किया बेटा, हेरोडिन क्या होती है? इट्स एंटीकोएगुलेंट। एक मिनट, अभी हमने समझा गोल्डन राइस के बारे में, तो अब अगर हम बात करें ऐसे ही कुछ और एप्लीकेशन, तो हमें पता है एक हेरोडिन एंटीकोएगुलेंट है। कहाँ मिलती है बेटा ये? इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच कौन सी फाइलम को बिलोंग करती है? लीच बिलोंग्स टू एनिलिडा। तो अब हमने क्या किया, एनिलिडा का हमने पढ़ा हुआ है, लीच के बारे में हमने पढ़ा हुआ है दैट हीरोडिन, इसके अंदर एक एंटीकोएगुलेंट यूज होता है और इस एंटीकोएगुलेंट को हम लैब्स के अंदर यूज करते हैं। जब भी आपके कोई ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं तो आप ब्लड क्या है, क्लॉट कर सकता है, ठीक है। तो उस क्लोटिंग को रोकने के लिए वी यूज हीरोडिन, ठीक है। अब मान लो कुछ केसेस के अंदर अगर हमें हीरोडिन चाहिए, तो अब हमने क्या किया है, ब्रासिका नेपस, हमने हीरोडिन का प्रोडक्शन किया है। किससे? फ्रॉम ब्रासिका नेपस से हमने हीरोडिन बना ली, लीच से नहीं अब हम ले रहे हैं। अब हम किससे ले रहे हैं? ब्रासिका नेपस के सीड से लेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच के अंदर एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। लीच के अंदर क्या होगी? जीन होगी, जीन से क्या बन रहा है? हीरोडिन बन रहा है। अब क्या करोगी? जीन को कर लो बेटा आइसोलेट, जीन को आइसोलेट कर दो और इनको क्या करो, इंसर्ट कर दो इनटू ब्रासिका नेपस के अंदर। तो अब आपके पास जब ब्रासिका नेपस के सीड्स आएंगे, आपके पास क्या आएंगे बेटा, ब्रासिका नेपस के सीड्स आएंगे। तो हमें अब हमारे पास क्या हो गया, हीरोडिन कंटेनिंग सीड्स, किसके? ब्रासिका नेपस के, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से हम उनको हीरोडिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और इनको हम यूज कर सकते हैं। ये भी क्या हुआ, ब्रासिका नेपस को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो दैट इज हीरोडिन भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बेटा हम कर क्या रहे हैं, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज जेनेटिकली, क्या मतलब हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का मतलब क्या हुआ बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनके साथ हमने क्या किया, जीन्स को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करते टाइम या तो हम जीन पूल के अंदर कोई एक नई जीन इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब या तो हम एडिशन कर रहे हैं या हम कोई जीन को निकाल रहे हैं ताकि जो जीन पूल है वो चेंज हो जाए। तो या तो हम इंसर्शन करते हैं या हम निकालते, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन हो रहा है या तो जीन पूल का, या क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक, जिनकी जीन्स चेंज हो गई हो, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस बेस पे हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स के अंदर, ठीक है। चलो, एडवांटेजेस क्या है बेटा जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस के प्लांट्स के अंदर? देखो अभी हम करेंगे। इट मेक्स क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, जो हमारी एक पहली नीड थी कि हमें क्या क्रिएट करना है, एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए हमें टॉलरेंट क्रिएट करना है प्लांट्स के अंदर। दूसरी चीज हमने देखा, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आ जाएंगी, रिड्यूस्ड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी मिनरल यूजेस की, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही हमें क्या मिलेंगे, स्टार्च, फ्यूल्स
कुछ फार्मास्यूटिकल जो हमें इंडस्ट्री को देने होते हैं उनके कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल जाएंगे फ्रॉम क्रॉप्स, राइट। तो ये देखो आपके सामने एग्जांपल्स हैं। हमने आज के टाइम में जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटोज भी बना लिए हैं, ब्रिंजल बना लिया है, हमने कॉटन बना ली है ना। तो कैसे बनाई है ये और देखते हैं एक बार। देखो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हमने बना लिए। अब क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट वो वाले प्लांट्स जिनके ऊपर किसी भी पेस्ट का इफेक्ट नहीं होगा, भले ही कोई भी आए, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड का यूज जो है वो हमने डिक्रीज कर दिया। तो इसकी एक एग्जांपल है बीटी कॉटन, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, बीटी कॉटन बनाई हमने, बीटी कॉर्न बना लिया, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, इन सब को, सोयाबीन को हमने क्या बना लिए हैं, हमने ऐसी वाली क्रॉप्स बना ली है जिनके ऊपर पेस्ट का इफेक्ट नहीं होता और नुकसान नहीं होता और यील्ड क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हम एक बार समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल बीटी टॉक्सिन या बीटी कॉटन या ऐसी व्हाट इज बीटी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमने क्या किया बेटा, बीटी टॉक्सिन का प्रोडक्शन करवाया है एक बैक्टीरियम से। उस बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। अब इतना बड़ा नाम नहीं बोला जाता तो हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटी। बट आपको याद रखना है बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis। क्या है ये, बैक्टीरियम है। क्या होता है, इसके थ्रू हमने क्या किया है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम। बीटी टॉक्सिन को बनाने वाली कोई ना कोई क्या होगी, जीन होगी। इट इज बेसिकली अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। उस प्रोटीन को बनाने वाली जीन को हमने क्लोन कर लिया बैक्टीरिया से और इसको एक्सप्रेस करवा दिया प्लांट्स के अंदर, ताकि प्लांट्स के अंदर क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। कैसे किए ये देखते हैं। देखो, वन सेकेंड लेट मी टेल यू। देखो हमारे पास क्या है बेटा, एक है बैक्टीरियम, हमारे पास है एक बैक्टीरियम, ठीक है। इस बैक्टीरियम का क्या नाम है, बैसिलस thuringiensis। ये है बेटा बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन, इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, ठीक है। और ये जो टॉक्सिन है ना तो प्लांट्स को इफेक्ट करता है ना इसको खुद को इफेक्ट करता है, ठीक है। डज नॉट इफेक्ट बैक्टीरियम इटसेल्फ एंड ना ही ये प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता वो भी बताती हूँ। अब ये जो टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को अगर कोई इंसेक्ट के अंदर चला जाए, अगर ये टॉक्सिन, ठीक है, तो ये जाके क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इंसेक्ट की मिड गट के अंदर जैसे ही इंसेक्ट आएगा, बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन अगर इंसेक्ट के अंदर चला गया तो क्या होगा, मिड गट के अंदर क्या मिलेगा, एल्केलाइन पीएच मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन, दैट गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। और अल्कलाइन पीएच मिलते ही ये टॉक्सिन क्या कर देता है बेटा, होल्स कॉज कर देता है, कॉजेस होल्स इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। अब होल होने की वजह से क्या होगा, बाहर का जो मिड गट के बाहर जो भी लिक्विड है वो सारा अंदर चला जाएगा। सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे तो बस्ट कर जाएंगे तो इंसेक्ट मर जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो एक तरह से बैक्टीरियम का अपना एक सेल्फ डिफेंस है। कोई इंसेक्ट के पेट में अगर ये टॉक्सिन चला जाए तो खत्म हो जाता है। अब हमें ये बात पता लग गई, हमने क्या किया, अब हमने इस टॉक्सिन मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रोटीन है, व्हाट इज दिस इज प्रोटीन। टॉक्सिन क्या है बेटा, प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बनाने वाली कोई ना कोई जीन भी होगी, ठीक है, कोई ना कोई जीन भी होगी। हमने क्या किया, जीन को वही प्रोसेस लगाओ, आइसोलेट किया, आइसोलेट करके हमने क्या किया, इंसेक्ट के प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया।
इंसर्टेड इनटू प्लांट्स। क्या हुआ, हमने एडिशन कर दिया बेटा, हमने प्लांट्स के जीन पूल के अंदर एडिशन कर दिया। तो हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया इसको प्लांट्स के अंदर। अब आ जाए कोई भी इंसेक्ट, अब हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट कैसा बन गया, अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हमारे पास कैसा प्लांट बन गया, ठहरो, हमारे पास प्लांट विद बीटी जीन, ऐसा कह लो, ऐसा कह लो एक बार, बीटी जीन के साथ हमारे पास बन गया प्लांट। अब ये आया बेटा, इंसेक्ट ने आके इस प्लांट को अटैक किया, ठीक है। अब जैसे इसने प्लांट को खाया, प्लांट के खाते ही इंसेक्ट की इंटेस्टाइन के अंदर क्या पहुंच गए बेटा, टॉक्सिन, है ना, यहाँ पे क्या पहुंच गए, टॉक्सिन पहुंच गए, किसकी, मिडगट के अंदर। एल्कलाइन पीएच मिली, वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट हो गए तो पेस्ट उस प्लांट को खाते ही, इंसेक्ट उस प्लांट को खाते ही मर गया। तो ये प्लांट कैसा बन गया बीटी जीन वाला, दिस इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने कॉटन के प्लांट को सेव कर लिया इस इंसेक्ट से, दैट इज बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोबैको, राइट। तो देखो हमने क्या किया, लेट अस चेक आउट हियर बीटी कॉटन। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, बीटी कॉटन कैसे बनती है। देखो बीटी कॉटन, हमने इसका नाम है बेटा बीटी कॉटन रख दिया, हमने इसका नाम है बीटी कॉटन रख दिया, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बीटी। बीटी मतलब बैसिलस थुरिनजेंसिस से हमने इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिनजेंसिस क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं प्रोटीन्स, जो क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं कुछ इंसेक्ट्स को। अब आपसे पूछा जाए जो बीटी टॉक्सिन है वो कौन से इंसेक्ट पे एक्ट करता है, तो आप बोलेंगे नंबर 1 लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स जिसके अंदर क्या आते हैं बेटा, टोबैको, बर्ड वोम, आर्मी वोम, दीज आर इंसेक्ट्स, लेपिडोप्टेरन पे एक्ट करती है। कोलियोटेरन्स, कोलियोटेरन्स में आ जाते हैं बेटा बीटल्स, बीटल्स किस में आती है, कोलियोटेरन्स में। और डाइटेरन्स, डाइटेरन्स में आ जाते हैं आपके फ्लाइज और मॉस्किटो, ये सब मिलके ना हमारी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, राइट। तो बैसिलस थुरिनजेंसिस ने जो प्रोटीन्स बनाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है वो प्रोटीन, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो इसीलिए अब इसको देखो शॉर्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, हम इसको बोल देते हैं क्राई प्रोटीन। हम क्या बोल देते हैं, क्राई प्रोटीन। ऐसा नहीं कि हर वक्त ये क्राई क्राई करता रहता है, रोता रहता है, नहीं, इट्स अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो क्रिस्टलाइन का हमने सिर्फ स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स लेके हमने इस प्रोटीन को क्या बोलना शुरू कर दिया, दैट इज क्राई प्रोटीन, राइट। ओके, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, ठीक है, अपनी जब इंसेक्ट्स को जब अब क्या होगा, ये जो क्राई प्रोटीन बनेगी, लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ, तो इन क्रिस्टल्स के पास ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स हैं, इनके पास क्या होता है, एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, व्हाई, बिकॉज अभी भी मैंने आपको बताया मिडगट के अंदर अल्कलाइन पीएच मिलती है, बैसिलस के अंदर अल्कलाइन पीएच नहीं होती है, राइट। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, जैसे ही इनएक्टिव टॉक्सिन को इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया, ये कन्वर्ट हो गई बेटा किसके अंदर, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ड्यू टू दिस अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, इंसेक्ट की गट के अंदर उसको अल्कलाइन पीएच मिली जो इनएक्टिव टॉक्सिन को कन्वर्ट कर देगी टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर, ठीक है। दैट सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल, क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन को सॉल्युबल बनाने के लिए क्या चाहिए, अल्कलाइन पीएच। पीएच कहाँ मिल रही है अल्कलाइन, मिड गट ऑफ इंसेक्ट के अंदर। तो ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये बाइंड कर जाएगी सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल और क्या कर देगी, पोर्स क्रिएट कर देगी, जो क्या कॉज करेंगे, दैट विल कॉज सेल की स्वेलिंग, बस्ट कर जाएंगे सेल, लाइसिस हो जाएगी और इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। आई होप ये बात हमें क्लियर हो गई है। व्हाट इज बीटी, बैसिलस थुरिनजेंसिस क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टलाइन प्रोटीन इनएक्टिव
टॉक्सिन बनाती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है बैसिलस की गट के अंदर, बैसिलस के अंदर, ठीक है। बट जैसे ही इंसेक्ट की गट में जाएगी, अल्कलाइन पीएच मिलेगी, क्रिस्टलाइन प्रोटीन सॉल्युबलाइज हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव टॉक्सिन में। एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, होल्ड कर देता है मिड गट के अंदर और इंसेक्ट क्या होता है, किल कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, ये देखो बैसिलस thuringiensis है, हमने ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये दिस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल निकाले हमने, कॉटन ये हमने बना लिए, राइट। अब ये किसके अंदर है, इसका सॉल्युबलाइजेशन हुआ किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। ये देखो ये ग्रीन कलर से दिख रही है, एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होके इन्होंने क्या कॉज किया बेटा, बाइंड कर गए रिसेप्टर किसके, मिड गट सेल्स के साथ, तो जिससे क्या बन गए, टॉक्सिन के मोनोमर बन गए। तो अब ये जो टॉक्सिन मोनोमर है, इतना सब कुछ आप मत याद करो चाहे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, लार्वे जो है वो डेड हो जाएंगे इंसेक्ट के। तो इस तरह से हमने हमारी क्रॉप्स को बचा लिया, किससे, पेस्ट से, ठीक है। अच्छा ये ना बड़े जो क्रिस्टल प्रोटीन है ना बेटा, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, बार बार नाम आ रहा है, और इनकॉर्पोरेट कर दिया इनको सेवरल क्रॉप प्लांट जैसे कि कॉटन। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करता है क्रॉप कैसी है और हमने कौन से पेस्ट को टारगेट करना है, क्या वो लेपिडोटायरन है, क्या वो कोलियोटायरन है, या वो कौन सा टायरन है, लेपिडोटायरन, कोलियोटायरन, ये नाम बेटा आपको याद रखने हैं। एक सेकेंड, हाँ, डाइटैरन्स, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक बार, दैट, ठहरो, हाँ, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। 3 तरह के इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, लेपिडोटायरन, कोलियोटायरन, डाइटैरन्स, राइट। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो हमें देखना टारगेट पेस्ट कौन सा है, जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन इज कॉडेड बाय, टॉक्सिन के लिए क्या है, एक जीन है जिसका नाम हमने रख दिया क्राइजीन, क्या रख दिया, क्राइजीन। देयर आर अ नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन्स cry1AC एंड cry2AB कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म्स। ठहरो, इसको लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे cry1AC, cry2AB, that will control cotton bollworms, cotton bollworms, कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं ये, ठीक है। दिस इज कॉटन की बॉल होती है ये। और cry1AB कंट्रोल्स कॉर बोरर, cry1AB, it controls cotton borer, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, हमारी कॉटन को सेव कर लिया। ये देखो ये बैसिलस thuringiensis है, राइट। ये कॉटन की बॉल्स हैं और ये देखो ये इंसेक्ट ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो हमारी पूरी की पूरी जो कॉटन है वो खराब हो रही थी। तो हमने अब क्या किया बेटा, cry1AB से कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है दैट these crygenes they are very specific, they are very specific होती है बेटा ये जीन्स, specific to insect as well as to the crop कौन सी हम यूज कर रहे हैं, राइट, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कॉटन बीटी के अंदर हमने क्या किया, हमने जीन को इंसर्ट किया प्लांट में। तो ये भी किसकी एग्जांपल हुई, एडिशन के एग्जांपल है ये भी, ठीक है। जीन पूल के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। दूसरी एग्जांपल है बेटा हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, और जिसके अंदर हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको हमने सेव किया है थ्रू RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। क्या होती है ये RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, लेट अस सी। देखो कुछ नेमाटोड्स क्या करते हैं बेटा, पैरासाइट्स होते हैं, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी। एक ऐसा ही नेमाटोड है जिसका नाम है मिलोडिगाइनी इनकॉग्निटा, वो क्या करता है बेटा, इन्फेक्ट करता है किसको, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स को, और
रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट के अंदर एक डिजीज कॉज करता है, दैट डिजीज इज नोन एज रूट नॉट डिजीज, है ना, जिसकी वजह से रिडक्शन जो है वो कम हो जाती है। हमने क्या किया, एक नॉवल स्ट्रैटेजी, एक नई स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया टू इस प्रिवेंट करने के लिए इस इन्फेस्टेशन को, was based on the process of RNA interference. RNA interference जो है that takes place, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है बेटा। ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, जीन को देखो हमने यहाँ पे लिखा था जीन एडिशन कर रहे हैं या हम जीन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं बेटा, या तो इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, ठीक है, या इसको बोलते हैं जीन नॉकआउट, नॉकआउट कर दिया हमने ऐसी कोई भी जीन को, या हम बोलते हैं जीन इंटरफेरेंस, या हमने जीन की फंक्शनिंग के साथ इंटरफेरेंस कर दिया। तो इन सब के अंदर हम बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जीन पूल का। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे जीन पूल का। तो व्हाट हैपेंस इन दिस, हम क्या करेंगे, साइलेंसिंग करेंगे किसकी, स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल जो बाइंड कर जाएगा और प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग। सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कैन बी इन्फेक्शन बाय वायरसेस, RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट। कुछ भी समझ में नहीं आया? यस, अभी हम कर रहे हैं इसको। देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास ये है टोबैको प्लांट, ठीक है, वी हैव टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट को एक इंसेक्ट आके क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, एक इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से जो टोबैको की जो रूट्स हैं, टोबैको की जो रूट्स हैं उनके ऊपर क्या हो जाती हैं बेटा, नोड्यूल्स बन जाते हैं। उनके ऊपर क्या बन जाते हैं, हमारे पास यू नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ये अब इस डिजीज को क्या बोलते हैं, दिस डिजीज इज नोन एज रूट नॉट डिजीज, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, रिड्यूस्ड यील्ड, टोबैको के प्लांट की यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। टोबैको प्लांट किसने इन्फेक्ट किया बेटा, इसको इन्फेक्ट किया मिलोडी गाइनी, मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा, मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा। ये क्या है बेटा, इट्स अ नेमाटोड, इट्स अ नेमाटोड। क्या है ये, दिस इज अ नेमाटोड, दिस इज अ नेमाटोड, नेमाटोड है, ठीक है, पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर आएगा, रूट नोड डिजीज कॉज कर देगा। कैसे कॉज करता है, देखो अब हमने देखा कि अगर नेमाटोड है तो अगर ये कोई डिजीज कॉज करने की पावर रखता है टोबैको प्लांट में, दैट मीन्स इसके पास क्या होगी, इसकी एक कोई ना कोई जीन है ना, जीन मतलब क्या है, डीएनए है, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना आपका RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, देखो हम ये कहते हैं कि डीएनए बनता है, डीएनए से RNA बनता है और RNA से क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मिलोडी गाइनी है ये कुछ ना कुछ ऐसी प्रोटीन बनाता होगा जो जाके इस प्लांट को इन्फेक्ट करती होगी, ठीक है। तो अब इस प्रोटीन को बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम जीन मतलब RNA बनता होगा। तो इस DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, और RNA से क्या बनती है बेटा, प्रोटीन बनती है। ये मैं किसके अंदर बात कर रही हूँ, ये सारी बात मैं कर रही हूँ इस नेमाटोड की बॉडी के अंदर, ये वाला प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो प्रोटीन बनाता है जब जाके इन्फेक्शन करता है, मतलब क्या किया, यहाँ पे आके नेमाटोड आके बैठ गया, यहाँ पे नेमाटोड आके इन्फेक्शन कर दी नेमाटोड ने। जब नेमाटोड ने टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट किया तो इसकी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स बनी और इसने क्या किया, इसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई कि इन्फेक्शन कॉज कर सके, किसको, रूट को इन्फेक्ट कर दे और नोड्यूल्स बना दे, नोड्स बना दे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे प्रोसेस के लिए हम अब यूज, इसके आने से पहले ही अब हमने क्या किया,
इस नेमाटोड की इस वाली जीन को आइसोलेट कर लिया। क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आइसोलेट करके हमने इसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर? इनटू टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया। किसको? जीन को। हमने जीन को इंसर्ट कर दिया। तो ये जो सारा प्रोसेस है टोबैको प्लांट के अंदर चलेगा। मतलब अब क्या हुआ? टोबैको प्लांट के अंदर जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ठीक है, एक्सप्रेस किया तो क्या बना दी बेटा? प्रोटीन बनाएगी। एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। प्रोटीन अभी नहीं बनेगी, है ना। हम क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं इससे आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनता है और हमने ये बोला कि दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट्स। ठीक है, तो आरएनए कैसा बनता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड बनता है। एक बनता है इसका सेंस स्ट्रैंड और एक बनता है बेटा इसका एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये बात याद रखना। अब हमने क्या किया? ध्यान से देखो। हमने ये किया बेटा, प्लांट के अंदर अब हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। हमारे पास क्या बन गया बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन टोबैको प्लांट। ठीक है, किससे बनवाया हमने? मिलोडी गाइनी के अंदर प्रेजेंट जो जीन है वो जीन हम टोबैको प्लांट के अंदर लाए। उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करके क्या बना दिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये तैयारी हमने इस नेमाटोड के आने से पहले ही कंप्लीट कर ली टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस। फिर हमने देखो अब क्या किया। अब हमारे पास जो टोबैको प्लांट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास एक तो है ये बेटा सेंस स्ट्रैंड, दूसरा है मान लो ये एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो अब ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये क्या है? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। अब आएगा इसको, अब इन्फेक्ट करे। अब ये नेमाटोड आए, ठहरो नेमाटोड को थोड़ा सा, अब ये नेमाटोड आए, ये मान लो ये आपका नेमाटोड है। ठीक है, अब ये नेमाटोड आया, इसने क्या किया बेटा? टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये नेमाटोड यहाँ पर आके क्या करेगा? इसके अंदर जीन है, जीन के साथ क्या बनेगा? डीएनए अपने आप को ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा? आरएनए। ठीक है, तो आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी तब तो ये सर्वाइव करेगा। हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके अंदर नेमाटोड के अंदर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक रहे हैं। ठीक है, हम इसके अंदर प्रोटीन नहीं बनने देंगे। तो जैसे ही आएगा, अब इसकी बॉडी के अंदर आरएनए तो बना, ये वाला आरएनए बन गया इसकी बॉडी में। बट आरएनए से जब प्रोटीन बनाने का टाइम आएगा, तब तक ये हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये इसके क्या होते हैं बेटा? एक हम एंजाइम यूज़ करते हैं डाइसर की हेल्प से। ये क्या होगा? इसके टुकड़े मतलब छोटे पीसेस बन जाते हैं। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाइसर, दिस इज एन एंजाइम, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये जो आरएनए है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या कर गया? डिवाइड कर गया। ये बन गए इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए किसके? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। अब ये फ्रेगमेंट्स जाके किसके साथ बाइंड कर जाते हैं? इसके साथ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ नेमाटोड के साथ। अब ये जाके क्या कर गए? बाइंड कर गए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थे इसके, तो इसके साथ जाके बाइंड कर गए। अब क्या हुआ? ये जो आरएनए है ये क्या हो गया बेटा? साइलेंस हो गया। तो नो ट्रांसलेशन मतलब नो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेंगी, मतलब नो प्रोटीन। ठीक है, तो साइलेंसिंग की वजह से इसके पास कोई भी प्रोटीन नहीं बनी, राइट। क्या किया हमने? डबल स्ट्रैंडेड, हम किसको लेकर आए बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स। अब जब हमने छोटे पीसेस में बाइंड किया, वे कॉम्प्लीमेंट्री थे मिलोडी गाइनी के आरएनए के साथ। अब वो जाके उसके साथ बाइंड कर गए। जैसे ही मिलोडी गाइनी ने आके टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट किया, बाइंड करने से इसका खुद का आरएनए क्या हो गया?
शांत हो गया, खत्म हो गया, उसके अंदर प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी ही नहीं रही। इसको बोलते हैं बेटा आरएनए साइलेंसिंग। क्या बोलते हैं? आरएनए साइलेंसिंग। हाँ, और एक चीज और देखो, अब ये जो सोर्स है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो वायरस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, दैट कैन बी फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस और आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रिप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो लेट अस चेक थ्रू दिस पिक्चर ऑल्सो। देखो ध्यान से देखना बेटा, अब इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, किसके अंदर है? ये प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोबैको प्लांट के अंदर हमने क्या कर दी थी बेटा? मिलोडिक आरएनए की जीन इंसर्ट कर दी, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट के अंदर बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या होगा? डाइसर बाइंड्स करता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डिवाइड ब्रेक कर देता है इनटू दो स्ट्रैंड्स के अंदर, सिंगल स्ट्रैंड्स के अंदर। ठीक है, अब ये बन गए बेटा, ये इस तरह छोटे छोटे स्ट्रैंड बन गए, साइलेंस दैट इज सिंगल आरएनए बन गए। ऐसा ही आरएनए इज अनवाउंड, द आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रिस्क बन जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसा ही आरएनए के साथ ही देखो, डाइसर एंजाइम से हमने क्या किया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से हमने इसके बना दिया ऐसा ही आरएनए। ऐसा ही आरएनए से क्या हुआ? देयर कम्स वन कॉम्प्लेक्स दैट इज RISC। RISC का मतलब है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से अब हमारे पास ये जो आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, इट विल बाइंड विद दिस, कौन सा? जो मिलोडिक आरएनए के अंदर बन रहा है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ siRNA इनटू अ सेल। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो आरएनए इसके साथ जाके बाइंड कर गया, बाइंड करके इस आरएनए के काम को हमने रोक दिया, क्लीवेज ऑफ टारगेट mRNA। तो उसके हो गए टुकड़े टुकड़े, जिसकी वजह से नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड, नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड। प्रोटीन नहीं बनेगी तो फिर काम कैसे करेगा? तो ये हुआ बेटा आपका साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बहुत है, जो वो ये लिख लो, लेट अस राइट हेयर ओनली, हम यहीं पे ऐड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ दिस आरएनए, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कैन बी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वायरस हो सकते हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ जीनोम हो, या क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोसोन्स, ट्रांसपोसोन्स, दीज आर जंपिंग जीन्स। ठीक है, तो ये सोर्स हो सकता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आरएनए को साइलेंस कर सकते हैं। हमने इसके अंदर क्या किया है बेटा? जीन का सब्ट्रैक्शन किया है, जीन पूल क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ है। इस तरह से हमने ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया, राइट? चलो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक। और एक बार ये देखो, हाँ, एक चीज बताओ, हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जब हमें कोई जीन को इंसर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं बेटा एक वेक्टर। तो प्लांट्स के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ये बात याद रखेंगे बेटा। अब मतलब तो मिलोडिक आरएनए से जीन निकाल के प्लांट के अंदर लेके जानी है, कौन लेके जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। तो वी शुड मेंशन हियर आल्सो दैट टोबैको प्लांट के अंदर ये जो हमने जीन को इंसर्ट किया, ठीक है, आइसोलेट जीन और इंसर्ट किया, तो इसके लिए हमें वेक्टर कौन सा हम यूज करते हैं? वेक्टर यूज्ड इज, वेक्टर याद रखोगे ये वाली बात, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट फिर भी याद रखेंगे दैट प्लांट के केस में व्हाट डज वी यूज? The vector Agrobacterium tumefacium to carry our gene into the plants. ठीक है, ओके। तो using Agrobacterium as a vector, nematode specific genes were introduced into the host plant. Introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. दो तरह के RNA बन गए। These two RNAs being complementary to each other क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड RNA। वो क्या इनिशिएट कर देगा? RNA इंटरफेरेंस, और साइलेंस कर देगा
किसको? स्पेसिफिक आरएनए ऑफ द नेमाटोड। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट पैरासाइट अब अपने ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर क्या करेगा? एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा स्पेसिफिक, मतलब जो उसकी प्रोटीन्स जो है वो नहीं बन पाएंगी, और होस्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा है? स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। जो ट्रांसजेनिक प्लांट इसलिए अपने आप को बचा लिया फ्रॉम द पैरासाइट। देखो ये क्या है बेटा? मिलोडी गाइनी है इनकॉग्निटा, ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और ये टोबैको का प्लांट, और इसके अंदर देखो ये रूट नॉट डिजीज है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये दीज आर नोड्स, नोड्यूलर अपीयरेंस हो जाती है रूट्स के अंदर। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखो, what is the main purpose of introducing nematode specific genes into the host plant using RNA interference? क्या करना है बेटा? हमें टोबैको प्लांट को बचाना है नेमाटोड की इन्फेस्टेशन से। अभी भी पढ़ा हमने, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करके हमें क्या मिला? हमने नेमाटोड को बचा लिया, सॉरी नेमाटोड को नहीं, होस्ट प्लांट को बचा लिया नेमाटोड दैट इज पैरासाइट से। ओके, नेक्स्ट आओ, assertion question है, assertion reason, genetically modified crops have been useful in increasing food production, okay, और हमारी chemical pesticides पे reliance जो है वो कम हो गई, very true. Genetic modification of crops has allowed for the introduction of pest resistant traits through the incorporation of genes like Bt toxin, reducing the need for chemical pesticides and increasing crop yields। दोनों बिल्कुल सही है। मतलब हमने क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हमने कैसे, हमारा जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो कम कर दिया, क्योंकि हमने बना लिया बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल टाइप। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। Which of the following is an advantage of using genetically modified crops? को यूज करने का एडवांटेज क्या है? क्या हमारी डिपेंडेंस इंक्रीज हो गई? नहीं, एब्सोल्यूट, बल्कि ये तो डिक्रीज हो गई। ठीक है, बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, बैलेंस नहीं। देन रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारे कम हो गई। डिक्रीज एफिशिएंसी नहीं, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो सी होगा बेटा इसका राइट आंसर। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हमने इनहेंस कर दी, राइट, तो दिस आंसर इज सी। एक सेकेंड, नो 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 नो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू नेमाटोड्स। The process of RNA interference has been used in the development of plants which are resistant। देखो इंसेक्ट्स के लिए तो हमने बीटी को यूज किया, नेमाटोड्स के लिए हमने RNA साइलेंसिंग को यूज किया, दैट इज RNA इंटरफेरेंस। नेक्स्ट आ जाओ, द फर्स्ट एवर ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज इंसुलिन हमने तैयार कर ली है। इंसुलिन इज अ हार्मोन हेल्पिंग द शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डायबिटीज वाले बंदों के लिए ये क्या है? वरदान है। तो with this we have started and we have completed with applications of biotechnology in agriculture. So now it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.